हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ब्रॉड एनालाइजर चैनल। और हाँ, आप भी जानते हैं कि एजुकेशनल टॉपिक्स पे सिर्फ हमारा ही चैनल ऐसा है जो एनिमेटेड वीडियो बना के देता है। तो वेलकम बैक फ्रेंड्स। चलिए अब हम चैप्टर शुरू करते हैं और हम शुरू करने वाले हैं आईपी का फर्स्ट चैप्टर। तो चलिए मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आईपी में पढ़ते हैं। तो पहले चैप्टर का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है टोटल 10, इंट्रोडक्शन टू पाइथन सेकेंड चैप्टर है 63, थर्ड चैप्टर में अपना 40 है और फोर्थ चैप्टर का 7 मार्क्स गेन करता है। और हमारे प्रैक्टिकल के 30 मार्क्स हैं और टोटल ये हो जाएंगे 100 मार्क्स। और जो पीरियड लगेंगे 120 पीरियड लगेंगे हमारे स्कूल में। फ्रेंड्स, ये पीरियड तो वेरिएट होते ही रहते हैं, तो हमको इसमें उतना ध्यान नहीं देना है। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आप हमारी वीडियो को एंजॉय करेंगे। तो फ्रेंड्स, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन से आपको ये तो पता चल गया होगा कि सबसे ज़्यादा वेटेज किस चैप्टर का है। तो सबसे ज़्यादा वेटेज है डाटाबेस कॉन्सेप्ट और स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, जो हम पढ़ेंगे। उसके बाद है इंट्रोडक्शन टू पाइथन, वो भी पढ़ेंगे, तो आपने नोट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं दूसरे टॉपिक पे, जो है इस चैप्टर की स्टार्टिंग। तो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम। तो जैसे जैसे कंप्यूटर तो इंट्रोडक्शन कंप्यूटर सिस्टम में हम पढ़ेंगे क्या, तो कंप्यूटर कैसे इवॉल्व हुआ, कंपोनेंट क्या है कंप्यूटर सिस्टम के, इंटरकनेक्शन क्या है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पढ़ेंगे, कंप्यूटर मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे, यूनिट क्या है उसकी, टाइप क्या है मेमोरी की, डाटा डिलीशन रिकवरी और बाकी की चीज़ें, सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे, पर्पस क्या है, एप्लीकेशन जेनरिक, ये सब का फंक्शन क्या है। अब इंट्रोडक्शन टू पाइथन, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि प्रोग्रामिंग क्या है। ये तो सेकंड चैप्टर की, हम इसका डिस्कस अगले लेक्चर में करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि हमारे एक ऐसा चैनल है जो आपको एनिमेटेड वर्जन में एजुकेशनल टॉपिक्स पे वीडियो देता है। तो फ्रेंड्स, हमको इंकरेज करने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए फ्रेंड्स। इससे हमको एक मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हमको पूरा डीप बताएंगे कि इस चैप्टर से या फिर आईपी से क्या क्या प्रैक्टिकल में आएंगे, किस टॉपिक से कितने नंबर के आएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं। फर्स्ट चैप्टर से कुछ नहीं आएगा। सेकंड चैप्टर से जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसमें 11 मार्क्स का प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रैक्टिकल दिया जाएगा। और जो डेटाबेस है माई एक्सक्यूएल का, और जो क्वेरीज होगी उसको भी आपको परफॉर्म करना होगा, वो भी 7 मार्क्स में। और जो प्रैक्टिकल फाइल होगी वो भी 7 मार्क्स में। तो मतलब पाइथन से ही पूरा प्रैक्टिकल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन चलेगा। और वाइवा तो आपका 5 नंबर्स का होता ही है। तो टोटल 30 मार्क्स इंटरनल जो आपको मिलने हैं इस साल, वो आपको मिलेंगे। तो ठीक फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। तो मैंने आपको डिक्टेट कर दिया है और आप इसे नोट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, अब प्रैक्टिकल लिस्ट पाइथन की। तो पाइथन में आपको क्या क्या करवाएंगे। तो आपको ये हो सकता है कि एवरेज या फिर गिवन मार्क्स निकालने को आपको बोल दे कि इसको सेट करो। सेल प्राइस किसी भी आइटम का निकालो, अगर आपको कॉस्ट और उसका डिस्काउंट दिया गया हो तो। पेरीमीटर, सरकमफ्रेंस और एरिया निकालिए, जितने भी पॉलीगॉन्स हैं उनका। सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने को देंगे। प्रॉफिट लॉस देंगे, आपको कॉस्ट और सेलिंग प्राइस दिया रहेगा। ईएमआई देंगे निकालने को, जीएसटी देंगे, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर देंगे कि इस लिस्ट में से बताओ, थर्ड लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट देंगे लिस्ट से। तो ऐसे ही आपको दिया रहेगा। तो ये हो रही। अब आता है डाटा मैनेजमेंट कमांड में। तो इसमें हम लोगों को बोलेंगे कि इस चैप्टर से हमको प्रैक्टिकल में बोलेंगे कि डेटाबेस बनाओ और एक स्टूडेंट टेबल बनाओ जिसमें उसकी सारी इन्फॉर्मेशन हो, जैसे कि स्टूडेंट आईडी, क्लास, सेक्शन, जेंडर, नेम, डीओबी और मार्क्स। और फिर आपको बोलेंगे कि 10 बच्चों की पूरी डिटेल्स इंसर्ट करो। और बोल सकते हैं आपको कि आप पूरा एक टेबल बनाओ जिसमें पूरा कंटेंट डाला हो। और ऐसे कर करके आपको फ्रेंड्स पूरे ये तो आपको जब अगले लेक्चर में हम आपको इसका पूरा डिस्क्रिप्शन देंगे विथ एनिमेशन। हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि प्लीज फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम और एनिमेटेड वर्जन में, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये बता दूं कि आप कौन सा सजेस्टेड मटेरियल यूज करेंगे। वो होगी एनसीईआरटी की आईपी बुक। हाँ फ्रेंड्स, एनसीईआर पहले आप सुनीता अरोड़ा की बुक लेते थे, लेकिन इस साल एनसीईआरटी ने अपनी पहली बुक पब्लिश की है, जिसका पीडीएफ वर्जन आपको तो ऑनलाइन मिल जाएगा और ऑनलाइन आप इसकी बुक भी मंगा सकते हैं। और इससे एक्सक्लूडेड टॉपिक आप बैक करके देख सकते हैं। अब हम देखते हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम।
तो फ्रेंड्स इसमें पहले ही बता चुके हम क्या पढ़ने वाले हैं, इवोल्यूशन कैसे हुआ कंप्यूटिंग डिवाइसेस का, कंपोनेंट क्या है, इसके इंटरकनेक्शन क्या है, इनपुट आउटपुट क्या है, कंप्यूटर मेमोरी पढ़ेंगे कि उनकी मेमोरी की यूनिट क्या है, प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी क्या है, डाटा डिलीशन क्या है, रिकवरी क्या है, सिक्योरिटी कंसर्न्स पढ़ेंगे, सॉफ्टवेयर का पर्पस, सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जेनेरिक, स्पेसिफिक और परफेक्ट सॉफ्टवेयर, इनका हम डिस्क्रिप्शन पढ़ने वाले हैं। तो ये फ्रेंड्स ये वीडियो बहुत मजेदार होने वाला है और इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम बहुत मजेदार टॉपिक है बेसिक लर्नर्स के लिए। इसमें आपको जरा सी भी डिफिकल्टी नहीं होगी, सिर्फ आपको एक डेफिनेशन की तरह इस चैप्टर को पढ़ना है। तो फ्रेंड्स ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम इस चैप्टर को आगे करते हैं। और फिर मैं आपको बोलता हूँ फ्रेंड्स, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस पढ़ते हैं। तो कंप्यूटर क्या होता है? तो कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है जिसमें हम लोग डाटा को इनपुट करके प्रोग्राम करते हैं और वो उसे प्रोसेस करके हमको रिजल्ट देता है जिसे हम आउटपुट बोलते हैं। और कंप्यूटर के साथ जब उसके एडिशनल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं तो उसे कंप्यूटर सिस्टम बोलते हैं। जैसे कि कंप्यूटर प्लस कीबोर्ड प्लस मॉनिटर प्लस माउस प्लस सीपीयू, तो ये सारे टुगेदर स्पीकर्स, इन सबको टुगेदर अगर हम लोग ऐड कर दें, और सॉफ्टवेयर भी जैसे कि विंडोज 10 का सॉफ्टवेयर और प्लस बहुत सारे सॉफ्टवेयर हमारे में इंस्टॉल होते हैं, इन सबको अगर हम टुगेदर बोलेंगे तो उसे हम बोलेंगे कंप्यूटर सिस्टम। अब पढ़ते हैं कि इसका ब्लॉक डायग्राम, ये फंक्शन कैसे करता है। तो फ्रेंड्स आप ये देख सकते होंगे कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस से ही सारा इंस्ट्रक्शन जा रहा है। इनपुट डिवाइस से हम इनपुट करते हैं तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस से ही सारा इंफॉर्मेशन जाता है, फिर वो आउटपुट होके निकलता है। ये तो हो गई बेसिक सी बात। तो इसके नीचे आप कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के नीचे जो लिखा है आईपीओ, मतलब इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, ये उसी का डायग्राम है, बस थोड़ा सा डिटेल में। जो प्राइमरी मेमोरी कंट्रोल यूनिट और अर्थमेट्रिक लॉजिकल यूनिट है, ये पूरी एक सीपीयू के अंदर की यूनिट है। आप देख रहे होंगे उसके नीचे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट लिखा है, ये एक अलग सा बॉक्स नहीं है, इसमें ही आ जाता है। तो फ्रेंड्स अब हम आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं इनपुट डिवाइसेस। तो फ्रेंड्स इसमें आपको पूरे नोट्स कवर हो रहे हैं, ये सारे नोट्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ये पूरा नोट्स है, फुल नोट्स। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं। तो इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं? ऐसे डिवाइसेस जिसके द्वारा हम कंट्रोल सिग्नल को सेंड करते हैं, और ये डिवाइस जो होते हैं इनपुट डाटा को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम के लिए एक्सेप्टेबल हो, मतलब बाइनरी डिजिट्स में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि कंप्यूटर की दो ही लैंग्वेज होती है, 0 और 1। तो फ्रेंड्स वो इसी लैंग्वेज में, हम तो यहाँ पे अल्फाबेट लिख रहे हैं लेकिन वो उसको 0 1 में कन्वर्ट करके दे रहा है। और इनपुट डिवाइसेस के कुछ एग्जांपल्स है जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, टच स्क्रीन और अदर एक्सेसिबल डिवाइसेस। और इनपुट डिवाइसेस को हम टेक्स्ट, वॉइस और मल्टीमीडिया के फॉर्म में कर सकते हैं। और हाँ, पढ़ते हैं हम सीपीयू के बारे में। तो सीपीयू एक कंप्यूटर सिस्टम जो होता है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज यूनिट को कंसिस्ट करता है। तो इसी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी जो आपको मिल रहा है कंप्यूटर सिस्टम में, ये एक्चुअल प्रोसेसिंग को कैरी करती है। तो जो सीपीयू है वो डाटा इंस्ट्रक्शन देता है और डाटा देता है प्रोग्राम के थ्रू। तो प्रोसेसिंग के समय जो सीपीयू होता है वो जो रहता है इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करके रखता है, और जहां स्टोर करके रखता है उसे बोलते हैं रजिस्टर्स। इसको नोट कर लीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अदर पार्ट जो सीपीयू के होते हैं, अर्थमेटिक, एएलयू, सीयू, वो हम आगे भी पढ़ेंगे। तो अब पढ़ते हैं आउटपुट डिवाइसेस। तो आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं? जो हम इनपुट करते हैं उसका जो हमको रिजल्ट मिलता है वो होता है आउटपुट डिवाइसेस। जैसे कि डिस्प्ले, फिजिकल प्रोडक्शन में जैसे कि प्रिंटर से ही जो हमको निकल के मिलता है, एक शीट मिलती है जो हम प्रिंट करते हैं, वो तो हो गया फिजिकल प्रोडक्शन। और डिस्प्ले जो मॉनिटर से आप डिस्प्ले कर रहे हैं। अब डिजिटल इंफॉर्मेशन को आउटपुट डिवाइसेस अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जैसे बाइनरी में वो जाता है तो वो हमको अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, मतलब कि वापस से जिस फॉर्म में हम उसको इनपुट किया था उसी फॉर्म में हमको मिलता है। अब पढ़ते हैं इवोल्यूशन। जो इवोल्यूशन था, आजकल के मॉडर्न डे में हम वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर को ही फॉलो करते हैं, इसी का थोड़ा सा वो वर्जन, मॉडिफाई वर्जन। तो जो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर है वो हम लोगों ने आपको नीचे ही दिखा दिया है सीपीयू का, आप उसे देख सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसी में एएलयू और सीयू रहते थे। अब हम देखते पूरा एक इंसिस्ट। अब पढ़ते अबैकस जो 500 बीसी में आया था, और इसको जो 8000 पहले
8000 साल पहले ये एक मैकेनिकल डिवाइस था जो कैलकुलेशंस कर लेता था। आप पढ़ते 1642 में पैस्कलिन, जो इसको ब्लेन पास्कल ने इन्वेंट किया था, और इसका नाम रखा था पास्कल कैलकुलेटर या फिर पैस्कलिन, जो एडिशन सब्ट्रैक्शन किसी दो नंबर का डायरेक्टली कर लेता था, और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इन्हीं का रिपीटेड वर्जन में करता था। और एनालिटिकल इंजन जो 1834 में आया था, चार्ल्स बैबेज ने इसको इन्वेंट किया था, और इसमें इनपुट प्रोसेसिंग और स्टोरिंग डिस्प्लेइंग ये सारे फीचर्स थे। और टेबुलेटिंग मशीन, इसमें हरमन हॉलरिथ ने इसको डिजाइन किया था, और इसमें पंच कार्ड में डाटा स्टोरेज होता था, और यही से प्रोग्रामिंग शुरू हुई थी। आप पढ़ते हैं मूर्स लॉ। मूर्स जो 1965 में इंटेल के को फाउंडर गॉर्डन मूर जो थे, उन्होंने अपना एक मूर लॉ दिया था। उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया था कि जो ट्रांजिस्टर चिप है वो हर 2 साल में डबल होती जाएगी, और उसके जो प्राइस होंगे वो हाफ होते जाएंगे। तो जैसा कि हमने आपको इस टेबल में दिखा दिया है फ्रेंड्स। हाँ फ्रेंड्स, इस टेबल में आपको दिखा दिया है। आप हाँ फ्रेंड्स, आप वीडियो को पॉज करके लिख भी रहे हैं ना, लिखते जरूर जाएगा फ्रेंड्स, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्या है कि आप ग्राफ में देख सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटिकली डबल हो रहा है। एग्जैक्टली तो उन्होंने भी नहीं बोला था, अप्रोक्सीमेटिकली ही डबल होगा। तो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ते हैं फर्स्ट जनरेशन में क्या था, सेकेंड जनरेशन में क्या था। तो फर्स्ट जनरेशन का जो हम जिसे मानते हैं वो थे 1940 से 1956। तो इसमें वैक्यूम ट्यूब्स आए थे, और वैक्यूम ट्यूब्स बहुत ज़्यादा यूज हो रही थी, और 20,000 वैक्यूम ट्यूब्स, 10,000 कैपेसिटर, और 70,000 रजिस्टर्स जिनका वेट 30 टन था फ्रेंड्स। बहुत स्पेस भी घेरती थी, और पूरा एक घर ही ले लेती थी, पूरा एक रूम ही ले लेती थी घर का। तो इसमें ये था। और सेकेंड जनरेशन में 1956 1963 के बीच में जो आया था, इनमें हम लोगों ने वैक्यूम ट्यूब्स के सिवा ट्रांजिस्टर को इंट्रोडक्शन दिया था, जिसने स्पीड भी ज़्यादा कर दी थी, और चीप भी कर दिया था, और जगह भी कम कर दी थी। और थर्ड जनरेशन में 1964 से जो आया था, उसमें आईसी चिप्स लगने लगी थी। अब हम पढ़ते हैं फोर्थ जनरेशन में, जो 1972 से 2010 तक है। इसमें माइक्रो प्रोसेसर आ गया था, जिसने कंप्यूटर को एक डेस्क में फिट होने का मौका दिया, और इसी से हम लोग लैपटॉप को इंट्रोड्यूस कर पाए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसी की वजह से हम लोग लैपटॉप को इंट्रोड्यूस कर पा रहे हैं। अब पढ़ते हैं फिफ्थ जनरेशन में। फिफ्थ जनरेशन 2010 से आज तक। तो इसमें एआई, कॉर्टाना, सीरी, ये सारे फीचर्स आने लगे हैं। तो एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये तो आपको पता ही होगा। और इसी में आप टीवी शोज क्या क्या देख पाते हैं। एआई के तो बहुत एग्जांपल है फ्रेंड्स। कॉर्टाना तो आपने इंस्टॉल भी किया होगा। तो फ्रेंड्स, अब पढ़ते हैं कंप्यूटर मेमोरी। तो जैसे कि ह्यूमन ब्रेन की भी एक खुद की मेमोरी होती है, तो कंप्यूटर को भी इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने के लिए भी कुछ मेमोरी चाहिए। तो उसी और इंस्ट्रक्शंस और प्रोसेस करने के लिए उसको भी एक मेमोरी चाहिए। तो आप इसका डिस्क्रिप्शन दे देते हैं कि 1 KB अगर हम बोलते हैं तो उसमें 1024 बाइट्स होते हैं। 1 MB बोलते हैं तो 1000 KB बाइट्स होते हैं। तो आप पाउच करके उसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। और एक स्पेशल टाइप की मेमोरी होती है, उसे बोलते हैं कैचे मेमोरी। कैचे मेमोरी एक बहुत हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है, जो जो क्या करती है, बफर, सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में काम करती है। बफर मतलब क्या है यहाँ पे फ्रेंड्स, कि सीपीयू से वो लेती है इंफॉर्मेशन और मेन मेमोरी तक पहुंचाती है। तो अब ये वर्क कैसे करती है, कि रैम जो है वो सेकेंडरी स्टोरेज का बहुत फास्ट, सेकेंड स्टोरेज से भी फास्टर है, लेकिन कंप्यूटर प्रोसेसर से नहीं। लेकिन जो ये कैचे मेमोरी है, ये सेकेंडरी स्टोरेज एज वेल एज रैम से भी फास्टर मेमोरी है। और ये जो वर्क करती है, ये तो हमने आपको बता दिया, बफर सिस्टम से वर्क करती है। और आप इसको पॉज करके नोट जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। अब हम पढ़ते हैं प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर सिस्टम का बहुत एसेंशियल कंपोनेंट है, और ये प्रोग्राम और डाटा इन दोनों को अपने में रखती है। तो ये 2 प्रकार की होती है। रैंडम एक्सेस मेमोरी मतलब रैम, अगर पावर जब तक है तब तक ये मेमोरी के अंदर स्टोर डाटा भी रहेगा, जैसे ही पावर गई डाटा भी गायब। अब पढ़ते हैं रोम। रोम जब पावर गया या आया, इसमें जो सेव है तो सेव रहेगा। इसका एग्जांपल जैसे कि हम देख लेते हैं, स्टार्टअप प्रोग्राम, बूट लोडर जिसे बोलते हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है, और इसमें खुद रैम स्टोर होता है। यस फ्रेंड्स, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें खुद रैम स्टोर होता है। और आप भी नोट कर लीजिए जैसे ये बच्चा नोट कर रहा है। अब देखते हैं फ्रेंड्स सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी के पास तो लिमिटेड स्पेस होती है, तो हम लोगों को क्या चाहिए,
एक ऐसी मेमोरी चाहिए जो परमानेंटली डाटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर कर सके। तो सेकेंडरी मेमोरी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है और स्टोरेज कैपेसिटी मतलब कि जो प्राइमरी मेमोरी से बड़ी होती है, मतलब कि इसकी स्टोरेज जो कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है। तो ये थोड़ी सी स्लो होती है और बहुत सस्ती और थोड़ी सस्ती हो जाती है, और ये सीपीयू से डायरेक्ट एक्सेस नहीं करती है। और इसके कुछ एग्जांपल हैं डिस्क ड्राइव, एचडीडी, सीडी, डीवीडी, मेमोरी कार्ड। और आजकल के दिनों में एसएसडी कार्ड बहुत चला है, यस फ्रेंड, जो कि हार्ड डिस्क से भी ज़्यादा फास्ट होता है। एसएसडी कार्ड 256 जीबी और 512 जीबी इतने में होती है हर लैपटॉप में, और ये जहाँ पे भी होती है बहुत तेज हो जाती है, वो लैपटॉप की स्पीड बहुत तेज हो जाती है। अब आते हैं डाटा कैप्चरिंग, स्टोरेज एंड रिट्राइवल। तो फ्रेंड्स, डाटा कैप्चरिंग क्या होता है? जो बहुत सारे डाटा को एक तरह से कैप्चर करके रखना, वो, और ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क होता है क्योंकि इसमें बहुत होमोजेनिटी होती है, मतलब कि डाटा बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं। ये तो आपको पता ही होगा कि डिजिटल फॉर्म में उनको स्टोर करके रखना। हाँ, और डाटा स्टोरेज क्या होता है? वो जो कैप्चर डाटा है उसको स्टोर करने के बाद प्रोसेस भी कर देना, यही डाटा स्टोरेज हो जाता है। और इसके लिए बहुत अपग्रेड चाहिए होता है और अपग्रेडेड हो रहा है। और डाटा रिट्रीवल क्या होता है कि अगर यूजर की रिक्वायरमेंट से की वजह से हम उसी डाटा को फेच कर पाए, ठीक है ना, और डाटा एक्सेस टाइम को मिनिमाइज करता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है फास्टर स्पीड के लिए। अब पढ़ते हैं डाटा डिलीशन एंड रिकवरी। डाटा डिलीशन एंड और इसकी रिकवरी से बहुत ज़्यादा थ्रेट्स हैं। तो रीज़न क्या है? क्योंकि सिस्टम माल फंक्शन हो जाता है, क्रैश हो जाता है, इंसिडेंटली डिलीशन हो जाता है, हैकर होते हैं, मैलवेयर होते हैं। तो अगर इंसिडेंटली कोई डाटा डिलीट हो गया, करप्ट हो गया है, तो हम उसे रिकवर कर सकते हैं। और रिकवरी का मतलब क्या होता है? हाँ, और रिकवरी उन्हीं कंटेंट की होती है जो पहले से ही मार्क एज डिलीटेड लिखे हों, ओवर रिटर्न ना हो किसी और डाटा से, तो वो डाटा रिकवरी एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम डिलीटेड डाटा और करप्टेड डाटा को रिट्राइव करते हैं। तो डाटा जो ये क्राइम होता है कि अगर आप किसी को भी हैक करके किसी का डाटा डिलीशन कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ा क्राइम है। तो इससे ये साइबर क्राइम कहलाता है और हमें इससे बचना चाहिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब हमने बहुत सारा पढ़ चुका है, अब इसका हम लोगों को 25% पढ़ना और रह गया। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या हम इसका सेकंड पार्ट लाएं? हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। बाय फ्रेंड्स।